चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। डेटा टेबुलेशन आज की बारी है हमारी। तो हम लोग का डेटा टेबुलेशन होगा। तो डेटा टेबुलेशन में हम लोग इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ समराइजिंग डेटा। तो अलग अलग प्रकार का जो डेटा रहेगा हम उसे समराइज कैसे करेंगे अलग अलग तरीकों से। चूज द राइट टेबल और ग्राफ फॉर द राइट डेटा एंड ऑडियंस। सही डेटा के लिए, राइट डेटा के लिए राइट टेबल हम लोग यूज करेंगे। मतलब जैसे होता है ना, कहाँ पर बार डायग्राम यूज होगा, कहाँ पर कर्व वाला यूज होगा, कहाँ पर पाई डायग्राम यूज होगा, तो कहाँ पर या कहाँ पर टी टेस्ट होगा, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है, तो उसको हम लोग इससे सीखेंगे। इंस्योर्टेड ग्राफिक्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि जो हम लोग ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, मतलब वही पाई चार्ट ये वो वगैरह वगैरह, तो उसमें एक्सप्लेनेटरी है कि नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना पड़ेगा। और क्रिएट ग्राफ्स एंड टेबल्स दैट आर अट्रैक्टिव। ऐसा ग्राफ और टेबल्स को क्रिएट करेंगे जो कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, चाहे पार्टी में हो या किसी रिलेटिव के यहाँ हो, क्या आप ऐसा जाना पसंद करते हैं? एम आई नो ऑडिबल? सर। कोई ऐसा जाना बिल्कुल नहीं। या जब आप कहीं पर जाते हैं, कहीं पर अगर आपको कोई डाटा देता है, डेटा बहुत सारा डेटा है, तो ऐसा डेटा क्या आप पसंद करेंगे? कंप्यूटर से अगर डेटा मिलता है तो, या इसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं है? सर। नहीं। नहीं। अगर उसी डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, अब ये है कि नहीं, तो अब इसे पसंद हाँ करेंगे, सर। इसे पसंद करेंगे या इस दोनों को? एक तो ये है महाशय जी, दूसरा थर्ड ये वन, है और ये थर्ड। है। थर्ड वन, थर्ड। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कहाँ से क्या चीजें कैसा है। तो हम लोग डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करते हैं सही ढंग से, ताकि वो, या वो जो दूसरे वाला डेटा है, या तो इसको भी हम बेटर बना सकते हैं। इसके पहले देखिए, लुक तो अच्छा है, नो डाउट, ब्यूटीफुल, लेकिन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में अगर उसमें और ये चीज ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारा चीज यहाँ पर अगर ये ऐड कर देते हैं तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन गया। ITNS इन जाम्बिया, जाम्बिया का ये एग्जांपल्स है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन गया। तो अब इस वाले से ये ब्यूटीफुल तो है बट नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज नॉट आउट ब्यूटीफुल बट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इस ढंग के डेटा को हम लोग यूज करेंगे, और इस ढंग से हम लोग सीखेंगे इसमें अरेंज करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग अरेंज करें। चलिए, अब देखिए, अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस ढंग से दिया हुआ है, नंबर ऑफ केसेस फॉर एग्जांपल 2000 में 4216531, 2001 में 3262931, इस ढंग से अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो अब इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? तो परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्टेड मलेरिया केसेस बाय ईयर बिटवीन 2000 एंड 2007 केन्या। केन्या में जो हमें डेटा मिला है मलेरिया केस का, ये उसका है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ अलग है, ठीक है, और ये दूसरा वाला है। तो केन्या का ये कुछ अच्छा लग रहा है, हमें देख के पता चल रहा है कि क्या है। तो यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये सबको देखा जा रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किस ढंग से आ रहा है। ये सोर्स है इसका WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2009। तो ये हमें एक लुक भी अच्छा दे रहा है, साथ ही साथ हमें दिख भी रहा है अच्छे तरीके से, और हम देख के ही पकड़ सकते हैं क्या है। तो हम जिसे देख के पकड़ सकते हैं क्या है, तो वैसे ही जब हमारा पेपर्स होगा और किसी कोई भी स्टूडेंट अगर इसे स्टडी करता है तो उसे हमें क्लियर दिखेगा हमारा। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। Classified and arranged facts speak themselves. Unarranged, unorganized, they are dead as mutton. मतलब ये प्रोफेसर JR हिक्स का कहना है कि क्लासिफाइड एंड अरेंज्ड जो डेटा होता है वो अपने आप में सब कुछ बोल देता है, लेकिन जो अनअरेंज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रहता है वो अपने आप में मरा हुआ है, जस्ट लाइक मटन। जैसे मटन टेस्टी तो है बट मरा हुआ है। तो ये उनका ये डेफिनेशन रहा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज a process of arranging things or data in groups or classes according to their resemblance and affinities, and gives expression to the unity of attributes that may submit among a diversity of individuals। मतलब क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि थिंग्स को या डेटा को किसी ग्रुप्स में या क्लासेस में अरेंज करते हैं, उसके रिजेम्बलेंस के आधार पे, क्या समानता है उसके
एफिनिटीज के आधार पे कितना लगाव या जुड़ाव है, जो कि गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट में सबसिस्ट एमंग ए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ वो अपने क्वालिटी को, अपने एट्रीब्यूट्स को बता देता है, बहुत सारे डाइवर्सिटी। डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। मतलब उन्हें सेपरेट करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन वो पार्ट्स रिलेटेड होगा। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लार्ज नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एमंग द आइटम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब लार्ज नंबर डेटा का है या ग्रुप है या इंडिविजुअल्स है, उसे उसके फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस के आधार पे या सिमिलरिटी के आधार पे अगर हम उसे ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऐसे बस ये सब एक बार देखने के लिए है। अगर आप नेट का एग्जाम देंगे तो अगर नेट का एग्जाम देंगे तो फिर आपके लिए फायदेमंद है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेगा, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी रहता है, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जेआरएफ पास है, नेट पास है, तो फिर आपके लिए ज्यादा नहीं है, बस एक बार देख लेना है। बीच में कभी कभी एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा तो फिर आपके लिए सिर्फ समझना जरूरत है, नो नीड ऑफ मेमोराइजिंग इट। लेकिन जो नेट का है, नेट का एग्जाम देना है अभी भी, तो आपको देखना पड़ेगा। और हाँ, पीएचडी तो ऑलमोस्ट सभी को करना है, इसीलिए आप लोग इसे अगर एक दो बार और देख लेते हैं तो मेमोराइज हो जाएगा, तो आपको पीएचडी में आपको हेल्प मिल जाएगा। वहाँ इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा तो आप वहाँ पर कर पाएंगे, बता पाएंगे। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर ए, क्लासिफिकेशन परफॉर्म होमोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ डेटा। मतलब क्लासिफिकेशन में होमोजीनियस ग्रुप लेते हैं उधर है। होमोजीनियस ग्रुप, हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस मतलब एक ही तरह का एक ग्रुप में। जैसे कि अगर हम लोग जेंडर के ऊपर कर रहे हैं, जेंडर, तो जेंडर के ऊपर अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर मेल एक साइड में, फीमेल एक साइड में। तो जो मेल है उसमें सिर्फ मेल ही मेल होगा, जो फीमेल है फीमेल ही फीमेल होगा। या मान लीजिए अगर हम लोग कम्युनिटी के ऊपर ले रहे हैं तो, या रिलीजन, तो जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर इस ढंग से अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हिंदू होगा तो सिर्फ हिंदू होगा, मुस्लिम होगा तो सिर्फ मुस्लिम होगा, सिख होगा तो सिख, सिंपली सिख होगा। अगर हम लोग फास्ट फूड में ले रहे हैं, या मान लीजिए कि कुरकुरे चिप्स इस डिजाइन का अगर हम लोग ले रहे हैं, बोले तो स्पाइसी फास्ट फूड, तो यहाँ पर क्या है, अगर ले रहे हैं हम लोग पैकेज्ड मटेरियल्स, पैकेज्ड स्पाइसी फास्ट फूड, तो वहां पर सबका सब पैकेज्ड स्पाइसी फास्ट फूड ही रहेगा। या हम लोग एक तरह से कहें रेडीमेड पैकेज्ड, या तो जो मेकिंग होता है जैसे चाउमीन वगैरह हो गया, तो इस तरह का अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं तो होमोजीनियस। लेकिन अगर मिक्स कर देंगे तो हेट्रोजीनियस होगा। तो हेट्रोजीनियस जब कर दिए तो क्लासिफिकेशन वहां पर नहीं होगा, वो तो मिक्स हो गया, खिचड़ी, मिक्सचर। तो क्लासिफिकेशन जब भी होगा वो होमोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ डेटा होगा, नंबर वन। नंबर टू, इट ब्रिंग्स आउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। जब हम लोग उसे ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हमें बता देगा कि कितना समानता है और कितना भिन्नता है। द क्लासिफिकेशन में बी आइदर रियल और इमेजिनरी। क्लासिफिकेशन या तो रियल भी होगा, वास्तविक भी होगा, या तो काल्पनिक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। क्लासिफिकेशन इमेजिनरी भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। इमेजिनरी बोले तो ऐसे आप लोग समझते हैं, आगे चल के डिटेल आएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। क्लासिफिकेशन ये जरूरी नहीं है कि हम लोग के पास वो डेटा है, हम लोग उसे क्लासिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसीलिए हम कह रहे हैं, जैसे कि अगर सोसाइटी मतलब सोशल साइंस रिसर्च अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर जो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं वो हमारा एक तरह से काल्पनिक है, इमेजिनरी है, हम उसे रियल रूप से नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्कूल कॉलेज के ऊपर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं कि ये 9 का है, 10 का है, किसी पर्टिकुलर स्कूल्स के है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली सोसाइटी में जाके कर रहे हैं तो क्लासीफाई करना रियल में मुश्किल है। अगर हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर रियल क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो खत्म होगा और हमारे पास जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में है, मोन्यूमेंट्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी कुछ इस ढंग का होगा। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट एडजस्टमेंट्स। हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये फ्लेक्सिबल मोड में होता है, ताकि हल्का फुल्का इधर उधर वाले को आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। क्लियर? नाउ ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होगा? अभी आए हैं कुछ स्टूडेंट्स, आया और फिर से चला गया। रानी रंजीत बोले हैं करप्शन बहुत है।
अच्छा वो बहुत पहले है, उसको रहने देते हैं। तो हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स या पर्पसेस क्या होगा क्लासिफिकेशन का? नंबर वन, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द लार्ज डेटा। अगर कोई बड़ा डेटा है उसे हम लोग सिंपल बना देते हैं और छोटा कर देते हैं, मतलब ताकि देखने में भी खराब ना लगे, नहीं तो देख के माथा खराब हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा। द टू प्रेजेंट द फैक्ट्स टू इजीली इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब कोई भी जो बड़े बड़े डेटा है उसे भी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। टू अलाउ कंपेरिजन्स, कंपेरिजन्स करने में हमें हेल्प मिलती है इससे। टू हेल्प टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंसेस, वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में भी हमें हेल्प मिलता है। टू रिलेट द वेरिएबल्स एमंग द डेटा, डेटा के बीच में या वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशंस है उसे जानने में हेल्प करता है। टू हेल्प फर्दर एनालिसिस, उसके आगे भी अगर कुछ एनालिसिस करना है डेटाज का उसमें हमें हेल्प करता है। टू एलिमिनेट अनवांटेड डेटा, बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जिसका कि हमें कोई जरूरत नहीं, उसे भी दूर करने में हेल्प करता है। टू प्रिपेयर टेबुलेशन, और टेबल वगैरह बनाने में भी हमें हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या क्या रूल्स हो सकता है? तो अभी तक में जितना हुआ, अगर इसमें कुछ किसी को समझ में नहीं आया है कोई पॉइंट, तो प्लीज बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आगे बढ़। If any of you have any problems or difficulty in understanding any points discussed previously till now, then you can ask. I will try to solve it. Friends, now your turn. Priyanka, no problem. Rani Ranjit, imaginary classification. Priyanka, everything is clear. Let us see. हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इमेजिनरी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है कि जिसमें इंटेंशनली आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, लेकिन ग्रुप में आप तभी डाल सकेंगे जब वो आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन लेकिन अगर आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो आपको इमेजिनरी एक लाइन बनाना पड़ेगा, इमेजिन कर लेना पड़ेगा कि हम इसे क्लासिफाई कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम लोग डेटा ले रहे हैं, राकेल रासेल अभी जस्ट ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्लास का। आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। तो इसीलिए लास्ट क्लास में हम क्लास नहीं लिए थे कि बहुत स्टूडेंट एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, क्योंकि अगर छूट जाएगा पहला क्लास तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम तो आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे। फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखना पड़ेगा। के माधुरी, हाँ हो सकता है के माधुरी आपको देखना पड़े, आप लेट से आए थे आई थिंक सो। तो कोई बात नहीं, इसे कई बार देखिए, आपको समझ में नहीं आता तो हम ऐसे देखते हैं ना कि जब भी हम क्लास में आते हैं आप लोगों से बोलते हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड या अभी तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताने के लिए हम उसको सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी लाइन, तो इमेजिनरी है जैसे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे क्लास 9 स्टूडेंट, क्लास 10 स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन अगर हम लोग सोसाइटी के ऊपर कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में भी इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन होगा, मतलब इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन ये केस आएगा, और भी बहुत सारे सिचुएशन है जिसके कारण हम उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होता है, एक इमेजिनरीली हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सब हिंदू है, मान लेते हैं कि यहाँ पर सब मुसलमान है, मान लेते हैं यहाँ पर सब क्रिश्चियन है, और मान लेते हैं सब यहाँ पर सिख है। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो इमेजिनरी हो गया, ठीक है। और स्कूल कॉलेज का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसी डिजाइन का चीज, वो रियल हो गया। क्लियर है? ये किनका था? रानी रंजीत जी। सर सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या एप्लीकेशन होगा इन सब थ्योरी का। आगे चल के आपको पता चलेगा एप्लीकेशंस, अभी जस्ट अब देखिए, आगे चल के मतलब नेक्स्ट क्लास में या तो आज ही आ जाएगा उतना दूर तक, या नेक्स्ट क्लास में आपको आ जाएगा, इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में ही थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। नेट वाले क्योंकि हम तो पूरा लेके चलेंगे ना, तो नेट में हल्का फुल्का ये हेल्प मिलेगा, इसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अदरवाइज ये। अच्छा सर, और एक टॉपिक बता दीजिए तो। वो जो जर्नल आपने लिखने दिया था रिव्यू, हम्म, 10 सेंटेंस में, वो हम्म। एक टॉपिक के ऊपर 10 जर्नल या 10 अलग अलग पढ़ना है? एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग जर्नल का टॉपिक पढ़ना है। मतलब दस सर वो 10 या मुझे भी बात समझ में नहीं आया। और किन को समझ में नहीं आया फिर से बोलिए तो मैं देखता हूँ थोड़ा। एक तो जीतन मंडल को समझ में नहीं आया, और सर मुझे भी नहीं आया। लूसी को भी नहीं। सर मुझे भी।
ठीक है, मैंने याद करके बताया तो सबका ही याद आ गया। अच्छा देखिए। सर, हाँ, जीतन मंडल जी का टॉपिक क्या है? मैं बता रहा हूँ टॉपिक अभी सबका सामने है, अभी बता रहा हूँ 1 मिनट। हाँ मैं लिया। बताइए ना सर। हाँ, मेरा टॉपिक अभी कोशिश कर रहा हूँ, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अभी चुन के रखा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंसिपल लीडरशिप स्टाइल ऑन टीचर मोटिवेशन एंड जॉब परफॉर्मेंस इन इंडियन रूरल स्कूल्स। अच्छा, ओके। प्रिंसिपल लीडरशिप स्टाइल ऑफ टीचर्स मोटिवेशन एंड जॉब परफॉर्मेंस इन रूरल इंडिया। रूरल स्कूल में ओके टीचर का लीडरशिप स्टाइल के ऊपर ओके ओके, थैंक यू। बहुत खोज के निकाला हूँ। अब इसको पास में थैंक यू मिलेगा थैंक कि नहीं यू। मिलेगा जानता नहीं। ना ना मिलेगा, इससे सर एक रिलेटेड चीज बहुत। है, अभी हाँ। यूजीसी केयर लिस्ट में हम्म। हम देखे थे, उसमें है एजुकेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो है इंडेक्सेड इन इन स्कोपस। तो वो उसका टॉपिक अगर हम लेना चाहे तो और क्या ले सकते हैं? उसी से रिलेटेड आप देखिए उसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, बस कॉपी नहीं होना चाहिए, अलग दीजिए। और एक चीज़ और, अभी हो सकता है कुछ देर में हमारा क्लास ये खत्म हो जाए, क्योंकि 40 मिनट का होता है तो जूम पे, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी को इसी लिंक पे फिर से क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा जब हम स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि समझ लीजिएगा कि सर चले गए। ठीक है। नहीं सर, ये कह तो रहे थे कि इंडेक्सेड इन स्कोपस होना जरूरी है कि केयर लिस्ट में है तो हो जाएगा? हिंदी मीडियम का केयर लिस्ट में है तो हो जाएगा, लेकिन अगर स्कॉपस इंडेक्स है तो बहुत बढ़िया है। तो स्कॉपस सर इंडेक्स। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसका हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा गाइडलाइन दे दीजिए। मतलब इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन साइकोलॉजिकल हेल्थ करिए, ये वाला अच्छा टॉपिक है, सबके लिए बोल दिया। हाँ, ये नहीं भी नहीं, हमको हिंदी में चाहिए सर। तो उसी हिंदी को में मिल देखिए। जाएगा शायद। नहीं, हिंदी में हिंदी में उतना मिल जाएगा। किसको सर? खोजने के बाद मिल जाएगा हिंदी में भी। किसको सर? अब वही इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन जो बताए जीतन मंडल जी। तो वो ये यूजीसी केयर टॉपिक लिस्ट में है। तो नहीं? है ना, ये टॉपिक है ऑलरेडी। हाँ, हाँ। मैं खोज लिया था। हाँ, आप उसको खोजिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, आपको किसी न किसी ढंग का चेंजिंग लाना है। तो अगर मैं बता दिया आप लोगों को तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आपका माइंड छोटा हो जाएगा, तो आपको नो अपने। सर, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा गाइडलाइन दे दीजिए, क्योंकि बिना जैसे, गाइडलाइन का तो हम लोग इसमें जीरो है। नहीं नहीं, गाइडलाइंस यही है कि आपको उसी से रिलेटेड उसमें चेंजिंग कीजिए, दिमाग लगाइए, यही तो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है। अगर सर मैंने। हम लोग हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हम लोग वो होमवर्क कैसे करें? मैं वही बोल रही हूँ। पेन और कॉपी से। आ, वो तो हो जाएगा। नहीं, मतलब है कि आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसी को पर चलें, बस आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो टॉपिक सेलेक्ट। सर मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया कॉन्सेप्ट मैपिंग के ऊपर। अच्छा, तो आप उस टॉपिक का नाम गूगल स्कॉलर में डालिए, उससे रिलेटेड बहुत हाँ सारा जर्नल्स आ जाएगा। जब वो जर्नल्स हाँ आ जाएगा तो साइमैगो पे आपको चेक करना है कि इस कॉपस इंडेक्स्ड है कि नहीं। ठीक है। हाँ। गूगल स्कॉलर पे बहुत सारा आ जाता है, या गूगल पे बहुत सारा आ जाता है। तो अगर हम्म, सिमागो पे है, सिमागो पे अगर है तो मतलब स्कॉपस इंडेक्स है, उसमें आपको प्रोसीड करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम वो यूजीसी केयर लिस्ट में वो जर्नल होना चाहिए। तो यूजीसी केयर लिस्ट में हम बताए थे स्टार्टिंग के क्लास में कैसे चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट मैपिंग का कुछ होना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि वही चीज हो, अगर वही चीज होगा तब तो आप उसके ऊपर कर ही नहीं सकते, फिर तो वो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। मैंने देखा है रिव्यू लिटरेचर पे, तो उससे रिलेटेड कुछ है। हाँ, तो कुछ है तो फिर उस पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब हाँ जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था स्टार्टिंग क्लास में, अगर वो छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा उसको कि किस ढंग से हम सर्च करते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में सारा क्वेरीज ही लिए थे, तो अगर आप नहीं अटेंड किए थे वो क्लासेस को तो नहीं नहीं रिकॉर्डेड कर। किया। हाँ, तो उसको फिर से देखें कि कैसे कैसे हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, उसे फिर से देखिए तो आपको आइडियाज मिलेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है। अभी स्टार्टिंग है तो जब एक दो पेपर पब्लिश हो जाएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज भी हो जाएगा, फिर तो हमें ही जरूरत पड़ेगा आप लोगों से पूछने की।
ठीक है, बस पहला सर है। उसी टॉपिक के ऊपर 10 आइटम पढ़ना है, 10 जर्नल हाँ, या 10 और ये अलग अलग। मिनिमम ये फर्स्ट होमवर्क के रूप में है कि उसी से रिलेटेड आपको 10 पढ़ना है और समरी बना के हमारे पास भेजना है असाइनमेंट में। सर लेकिन सर 10। सर हाँ बोलिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग के ऊपर, मेरा टॉपिक कॉन्सेप्ट मैपिंग है। ये ऊपर हम 10 जर्नल। 10 जन पेपर आपको पढ़ना है, रिसर्च पेपर, 10 रिसर्च पेपर पढ़ के 10 का आपको समरी बना के 10 लाइन तक में आपको हमारे पास भेजना है। अरे बाप रे, 10 का ही सामरी चाहिए? ठीक है ठीक है। हाँ, कुछ क्या सर कुछ आप एक ही का टॉपिक बना का के सर। करिए, 10 का अलग सर अलग, 10 का हम अलग तो नो सोचे सर 10 पढ़ना होगा और एक लिखना होगा। ना ना, 10 का अलग अलग। चुप के बाद नहीं सर अगर मुझे एक चीज पूछना था। हाँ, सर कुछ टॉपिक का ये मेथोडोलॉजी जैसे कि रिजल्ट्स, रिसर्च गैप, ये सारा चीज नहीं दिया है, सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट दे के छोड़ रिसर्च दिया है तो गैप उस आपको, रिसर्च गैप आपको सर्च करना है, मतलब उसको जब उसी अच्छे से, टॉपिक से सर। हाँ जी प्रत्येक जर्नल का एक्सक्यूज मी सर। कीजिएगा। सर तो मेरा एक कुछ क्वेरी था। क्लासिफाई दिया नहीं है सर, कुछ ऐसा स्पेसिफाई करके कुछ, जैसे कि मैं सर टॉपिक ली हूँ जो डिस्टेंस लर्निंग एंड कोविड-19 के ऊपर। हम्म, हाँ तो सर उसके ऊपर जितना भी सर देख रही हूँ तो एब्स्ट्रैक्ट दे दिया है और ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया है, जैसे कि मेथोडोलॉजी हो गया, जैसे कि आपका रिसर्च पेपर में दिया है कि मेथोडोलॉजी है उसका अलग से और टूल्स अलग से दिया है। वैसा कुछ है नहीं तो तो उसी एब्स्ट्रैक्ट, से समरी लेके छोड़। नहीं नहीं, आपका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट शो करता है जो पेड जर्नल है, तो जो वैसा जर्नल उसको पूरा ओपन करने का प्रोसेस बताया था स्टार्टिंग के क्लास में, कि उसको जी कैसे हम लोग खोलेंगे। मतलब जब आप उसको आगे खोलने की कोशिश कीजिएगा तो पैसा मांगता है यूरो में या डॉलर में, तो उसको पढ़ने का हम प्रोसेस बताए थे स्टार्टिंग में, खोलने का पूरा। एब्स्ट्रैक्ट एक तरह से समरी ही है, और रिसर्च गैप उसमें नहीं होगा। पूरा का पूरा जब पेपर पढ़िएगा, 8 पेज 10 पेज का रहता है, एक एक पेज एक एक पेपर, पूरा जब जी पढ़िएगा तो आपको दिमाग में लगेगा कि यहाँ पर ये चीज होना चाहिए था, ये गलती किया है। ठीक है, जी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये गलती किया है, यहाँ पर ये चीज होना चाहिए, तो वही हो गया उसका रिसर्च गैप। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, तो उसमें रिसर्च गैप नहीं है। तो अगर आप 10 पेपर को पढ़िएगा तो आपको 10 में गलती नहीं मिलेगा। हाँ, रिसर्च जी गैप सर। आपको नहीं मिलेगा, तो 10 को में से हो सकता है 3 में मिले, 4 में मिले, तो आपको मिलेगा। लग देख के जब अच्छे से पढ़िएगा, तब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसा गलती रह गया है। चलिए मैं एक बार और चीज बताता हूँ। आप कौन हैं? ये माधुरी जी ना, जो क्वेश्चन पूछ, जी सर। ये जी माधुरी जी, तो आप हमें बताइए आपका टॉपिक क्या है? सर डिस्टेंस लर्निंग और कोविड-19 एरा, उसके ऊपर डिस्टेंस जो कोविड-19 के दौरान डिस्टेंस लर्निंग हुआ है तो उससे से रिलेटेड मैं टॉपिक ढूंढ रही हूँ। कोविड-19। तो ऐसा है। देखिए आप जब जी गूगल पे डालिएगा, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, सभी को दिख रहा होगा। ये तो पूरा दिया हुआ है, ये तो ओपन है, ये तो फ्री ही है, नहीं है। हाँ सर, देखिए इसमें नहीं दिया है जैसे कि मेथोडोलॉजी क्या है, थोड़ा वो पूरा पढ़ना पड़ रहा है, तभी जाके पता चल रहा है कि वो ऑब्जर्वेशन मेथड है कि क्वेश्चनरी ऐसा करके वो डाटा कलेक्ट है, ऐसा पता चल रहा है, ऐसा स्पेसिफाई करके नहीं दिया है। इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है। जी तो सर, इसको पूरा जब नहीं दिया पूरा है। इस पेपर को पूरा अगर हम खोलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर पीडीएफ देखिए, यहाँ पर है, ये डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पर पूरा आ गया, देखिए पूरा पेपर है ना। जी तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा ये वाला मिला है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर पूरा दे दिया गया, ये फ्री जर्नल है। लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है जो कि हमें नहीं मिलता और खोजना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग का पहला क्लास और दूसरा क्लास देख लीजिएगा, सेकंड नंबर क्लास, ठीक है, जी रिकॉर्डेड सर। क्लास है लाइव क्लासेस में। तो आप सेकंड क्लास जी को देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। हम उसमें डिटेल में बताए थे कि कैसे पेपर को खोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। जो पेड है उसको भी कैसे, जैसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट निकलता है और जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें पैसा मांगता है यूरो में, तो उसको कैसे ओपन करेंगे, तो हम आपको बताए थे, एक बार उसे देख लीजिएगा। एक बताए थे कि जी सर। आपको साई हब करके है, अगर कोई नहीं खुलता है, कोई चैनल अगर नहीं खुल रहा है, तो साई हब में जाके उसका लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। हम्म,
तो जी जैसे सर। कि मान लीजिए ये हमारा नहीं खुल रहा है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है पेपर का, और इस साई हब में जाके इस जगह पे आपको पेस्ट कर देना है और एंटर मार देना है। ये पूरा का पूरा पेपर आपको खुल जाएगा फ्री में, मतलब आपका पैसा नहीं मांगेगा। जस्ट 1 मिनट, ये खुल रहा है, अब देखिएगा। अब देखिए ये जो पेपर था पूरा का पूरा ये खुल गया, पैसा कहीं डिमांड नहीं किया। ये स्प्रिंजर पब्लिकेशन का ये फ्री था, इसलिए हमें आसानी से मिल गया। तो जी साई साई हब में जाके खोल सकते हैं। तो सेकंड क्लास आप देख लीजिएगा, उसमें फुल प्रोसेस कहाँ से खोजेंगे, कैसे खोजेंगे,